नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। डेमोक्रेसी के तीन पिलर होते हैं मेनली, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। प्रेस भी अपने आप को फोर्थ पिलर बोलता है और काफी लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। कई कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे एक एक्स्ट्रा पिलर जुड़ जाता है, जैसे पाकिस्तान में आप देखो तो आर्मी एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है। कंट्री टू कंट्री इट वेरीज, बट मेनली जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उनको इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है कि प्रॉब्ली लॉ मेकिंग प्रोसेस को आसान बनाना, उसको इंटरप्रेट करना। बात कर रहे हैं आज इसराइल की। इसराइल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेसेट, उसमें है टोटल 120 मेंबर्स, और उन्होंने एक जुडिशियल रिफॉर्म बिल वो अभी पास किया है। इन द सेंस कि बिल का नाम तो एक्चुअली रीजनेबलनेस बिल है, ये उसका नाम है, बट बेसिकली पर्पज क्या है, जुडिशियल रिफॉर्म करने का है। तो वो जुडिशियल रिफॉर्म क्या है? सिंपल सी बात है कि जो वहां पे सुप्रीम कोर्ट है उसके पास, उनके जजेस जो हैं उनके पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं। यानी कि जो नेसेट कोई भी अगर लॉ पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वाइड करार दे सकता है, उसको इनवैलिड कर सकता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। और ये पावर मोर और लेस आर्बिट्रेरी है। तो अब जो गवर्नमेंट है वो फार राइट गवर्नमेंट है, नेतन्याहू की गवर्नमेंट है। तो ये जब बिल लाने का उनका प्लान बना, अनाउंस हुआ, तो उसके बाद से ऑलमोस्ट 29 वीक से वहां पे प्रोटेस्ट चले आ रहे हैं, लेकिन ये बिल अभी पास हुआ। इनफैक्ट नेतन्याहू हॉस्पिटल से आए और उनकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर चल रही है, पीस मेकर लगाया है, मगर बिल पास हो गया। 64 मेंबर्स जो प्रेजेंट थे उन्होंने इसके सपोर्ट में वोट दिया, और जो बाकी ऑपोजिशन वाले हैं उन्होंने वॉकआउट कर दिया। तो वॉकआउट कर दिया तो वो जीरो, तो 64 इसके सपोर्ट में, टोटल 120 मेंबर्स हैं, तो इसको मेजोरिटी सपोर्ट डेफिनेटली है। तो फिर इतने जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे इसराइल में, ऑल ओवर इसराइल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ऐसा लगता है सड़कों पे कि कोई भी इजरायली इस बिल को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर कोई भी इजरायली इसको सपोर्ट नहीं कर रहा बिल को, तो या तो फिर ये बिल गलत है, या फिर जो 64 मेंबर्स हैं वो गलत है जिन्होंने सपोर्ट किया है। मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट इसमें डेफिनेटली लेके आऊंगा, और वही मेरा पर्पज है। तो आफ्टर ऑल पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के ऊपर ओवरराइडिंग पावर्स मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो इसमें डेमोक्रेसी में तो सिंपल सी बात है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। जो सॉवरेनिटी है कंट्री की वो कहां पे है? वो तो पार्लियामेंट के पास है। और अगर सॉवरेनिटी उनके पास है तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कैसे ये पावर मिल जाती है कि पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है या डिसीजन मेकिंग पावर है उसको वो ओवरराइड करे? इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं, कहीं पे हो सकता है, लॉ मेकिंग बिजनेस कोई इतना इजी बिजनेस तो है नहीं, तो कहीं पे इंटरप्रिटेशन में आप कुछ करेक्ट कर लो, कुछ लैंग्वेज चेंज कर लो, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन कैन अराइज, और उसमें सुप्रीम कोर्ट शुड हेल्प। मगर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर कहां से आ गई कि वो इंटरप्रिटेशन के बहाने पार्लियामेंट अगर किसी रूल को पास करती है, किसी लॉ को पास करती है, तो उसको वो कैसे ओवरराइड कर सकता है? How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? अब जहां तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है, जजेस के सिलेक्शन प्रोसेस का इससे डायरेक्ट लिंकेज आता है। लोग कहते हैं कि पता नहीं आपने जजेस कहां से सेलेक्ट कर लिए। तो अब उसमें देखिए इंडिया में क्या सिस्टम है। लेट अस कम टू इंडिया फर्स्ट। गवर्नमेंट ने एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आई 2022 में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हमारे यहाँ तो जो कोलिजियम सिस्टम है वो ही फॉलो होगा। और उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। आई एम वेरी श्योर कि फ्यूचर में कभी न कभी उसके ऊपर एक्शन जरूर होना है, बिकॉज प्रॉब्ली राइट नाउ जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें तो सिंपल सी बात है कि यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक।
और काफी हद तक एक क्लोज्ड कम्युनिटी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जो बेसिकली डिसाइड करती है और वो अपनी पावर को एंश्योर करती है कि वो उससे दूर ना जाए। उनके पास जो पावर है उसको वो कंट्रोल करके रखते हैं। चलो इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है वो भी अपने आप में सिविल कहते हैं अपने आप को, मगर वो कितने सिविल नहीं है तो ओनली गॉड नोस। बट फैक्ट रिमेन्स कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा ओवरराइडिंग पावर्स जरूर एंजॉय करता है। और आपने देखा होगा ऑफ लेट जो जुडिशियल एक्टिविज्म वाला सिस्टम आया है, उसमें आप मणिपुर के ऊपर भी कमेंट दे सकते हैं, उसके बाद आप आर्टिकल 370 को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि जो आपने आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन किया है ये इलीगल है। मतलब कंट्री का जो इंटरेस्ट है वो एक तरफ, हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो ओवरराइडिंग पावर उसकी है पार्लियामेंट के ऊपर भी और सबके ऊपर भी। अब ये जहां तक इजराइल की बात है, उनका देखिए आप जो जजेस के सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें क्या है, उसमें बेसिकली 3 तो जजेज हैं, 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग लॉ मिनिस्टर या वहां पे जस्टिस मिनिस्टर बोलते हैं, उसके अलावा 2 बार के मेंबर हैं और 2 नेसेट के मेंबर हैं। तो आप देखो तो बड़ा बैलेंस्ड सा सिस्टम है, अनलाइक इंडिया जहां पे कोलिजियम सिस्टम है, ऑल द जजेस, वहां पे ऐसा सिस्टम नहीं है। मगर इवन देन वहां पे जो ब्रॉड बेस्ड जो सिलेक्शन सिस्टम है उसके बावजूद भी नेसेट को ये लॉ ऑफ रीजनेबलनेस पास करना पड़ा, बिकॉज जजेस दे वर बिहेविंग इन ए आर्बिट्रेरी वे। ओके, नाउ क्वेश्चन ये आता है कि आफ्टर ऑल अगर इतना सब है तो फिर जो लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अब उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो उनको समझ नहीं आ रहा है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट, दैट कैन बी वन सिचुएशन। सेकेंडली, उनको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो उनकी लिबर्टी को या फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर सके। और उसका रीजन एक्चुअली इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि इजराइल के अंदर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जो बेसिक लॉज हैं वो Proud citizen of Israel, I am deeply concerned that my government is trying to establish a dictatorship. Many dictatorships in history were established not by tanks firing in the streets, but by signing papers behind closed doors. By the time people understood what was happening, it was too late to resist. To understand what is happening in Israel, you need to ask just one question. What limits the power of the government? In the USA, there is an entire system of checks and balances. In Israel, we have no constitution, no Senate, no federal structure, and no other check on the power of the central government except one, the Supreme Court. Now, the government is trying to gain control of the Supreme Court. If it succeeds, there will be no mechanism that limits its power. तो जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो काफी हद तक आर्बिट्रेरीनेस आ जाती है। That can be in the functioning of parliament also, that can be in the functioning of Supreme Court also. जैसे हमारे यहाँ अगर आप इंस्टीट्यूशंस की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के अलावा वी हैव गॉट द इलेक्शन कमीशन, वी हैव गॉट द लॉ कमीशन, वी हैव गॉट द कैबिनेट सिस्टम ऑफ वर्किंग। ऑफ कोर्स वहां पे भी है, मगर जितना स्ट्रॉन्ग हमारे यहाँ है, स्पेशली जैसे इलेक्शन कमीशन है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, आरटीआई हमारे यहाँ फंक्शनल है, तो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम इजराइल में नहीं है। तो प्रोबब्ली अप टू सर्टेन एक्सटेंट जो सिविल सोसाइटी है या जो सिटीजन्स हैं वो ऐसा सोचते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामेंट के अंडर में आ जाएगा तो उस हालत में जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसके डिक्टेटर बनने में टाइम नहीं लगेगा। दे आर वरीड ऑन दैट अकाउंट। अब एक पॉइंट और भी हो सकता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, ये जो प्रोटेस्ट मार्च हो रहे हैं इसमें एक चीज और भी साफ नजर आती है, वो ये नजर आती है कि ऑब्वियसली जो फॉरेन एजेंसीज हैं, फॉरेन एजेंट्स हैं, वो सब तो इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जो सिविक सोसाइटी है वो मिसलीड भी हो सकती है।
जैसे आप हमारे यहाँ देखें, जो एंटी सीएए एजिटेशन हुआ था और जो राइट्स हुए थे, उसमें कितने लोगों को पता था कि आफ्टर ऑल जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसका पर्पज क्या है। जो इंडियन मुस्लिम्स थे सबको ये लग रहा था कि बेसिकली इट इज अगेंस्ट देम। अब वो जानते थे या जानबूझ के वो ऐसा परसीव करते थे, वो एक दूसरी बात है। बट फैक्ट रिमेन्स कि उस टाइम पे अगर आप देखो तो कैसे कैसे लोग एजिटेशन कर रहे थे। जामिया मिलिया से ओरिजिनेट हो रहा था, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, बट इवन देन उसमें एक रिलीजियस एंगल भी आ जाता है। मतलब हाउ कैन यू परसीव दैट Indian Muslims they are agitating for Pakistani Muslims or Muslims who have gone to पाकिस्तान और बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में। इस बात का तो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इट इज नॉट इनकंसीवेबल, ऐसा हो सकता है ना हो, बट फैक्ट रिमेन्स कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो वहां की जो सिविक सोसाइटी है या जो ऑर्डिनरी पॉपुलेशन है वो मिसलेड हो रही हो, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और मिसलीड करने में बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, सोशल मीडिया का इंपैक्ट अच्छा खासा आता है। अब एक पॉइंट और भी है, क्या सपोर्ट वास्तव में इतना है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये इजराइल का सिविल वॉर है? इज दैट द सिचुएशन? क्योंकि 64 मेंबर्स का जो सपोर्ट मिला है नेसेट में, वो सपोर्ट ऐसे तो नहीं आ सकता। ऑब्वियसली जो ये मेंबर ऑफ नेसेट जिन्होंने वोट दिया है इसके फेवर में, दे हैव टू फाइट इलेक्शंस। और इजराइल में तो इलेक्शंस बड़े रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया की तरह 5 साल में ही हो रहे हैं या इतनी स्टेबल गवर्नमेंट है, नहीं। वहां पे इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। गवर्नमेंट गिर जाएगी, दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, ये बड़ा रैम्पेंट सा सिस्टम है। बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रहा, बट उनके यहाँ जो इलेक्शंस हैं, आप सोचो तो पिछले 5 साल में कम से कम 5 बार तो इलेक्शंस हो चुके होंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो इस बिल के सपोर्टर्स हैं वो एक साइलेंट मेजोरिटी हैं? एंड दैट पॉसिबिलिटी इज क्वाइट हाई। आप इंडिया में देखो तो जो एंटी सीएए वाला जो एजिटेशन हुआ था, डू यू थिंक उसको मेजोरिटी का सपोर्ट था? नहीं। आप देखो तो कितने कम्यूटर्स को कितनी प्रॉब्लम हुई, स्टेट को कितनी प्रॉब्लम हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत एक कमेटी अपॉइंट की, लॉयर्स की कमेटी अपॉइंट की, जिन्होंने उसके साथ इंटरेक्ट किया, एजिटेशन करने वालों के साथ इंटरेक्ट किया, और उनकी बात एजिटेशन वालों ने मानी ही नहीं। इसी तरह फार्म लॉज के उसमें देख लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे भी कमेटी बनाई। जो फार्म लीडर्स थे एजिटेशन वाले, किसी ने उनको घास डाली? नहीं। तो पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन उनको समझनी चाहिए। इंडिया में अगर आप देखो तो हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनलाइक इजराइल, इजराइल में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। डेमोक्रेसी इतनी, इट इज वर्किंग सो इफेक्टिवली। इलेक्शंस होते हैं वहां पे, नो डाउट अबाउट दैट, एंड दे टेक प्राइड इन पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस, नो डाउट अबाउट दैट। मगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ है इजराइल की डेमोक्रेसी में, वो नहीं है जितनी इंडिया में है। यहाँ पे तो इंस्टीट्यूशंस भी स्ट्रॉन्ग है और कॉन्स्टिट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी कि कभी ऐसा हो सकता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटर बन जाए, वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इवन देन वेयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो अपने आप को ओमनीपोटेंट माने, जुडिशल एक्टिविज्म में इन्वॉल्व रहें, या फिर ऑफ द कफ रिमार्क दे, जैसे नुपुर शर्मा वाले केस में, या फिर जैसे आप देखो फॉर्म लॉज में उन्होंने कैसे इंटरफेरेंस किया। जो उनका काम है उनको वो काम करना चाहिए। एंड simultaneously there is another important factor. The factor is मोदी गवर्नमेंट को जैसे इजराइल में एक ब्रॉड बेस्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया है, why they should not insist on that criteria? Of course there can be certain political reasons right now, but they should certainly think on those lines that you can't accept judiciary to be participating in executive decisions जहां पे उनकी एक्सपर्टाइज नहीं है। लॉ मेकिंग के बिजनेस में दे कैन नॉट एंड शुड नॉट कम, एंड दे शुड नॉट इंटरफेयर
इन अफेयर्स, इन डिसीजंस, लाइक जैसे आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग कर रहा है एंड वेस्टिंग इट्स ओन टाइम एंड नेशनल टाइम। तो इस तरह के इश्यूज जब आते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक बार को पार्लियामेंट को यह सोचना चाहिए कि हाउ टू कर्टेल दैट जुडिशियल एक्टिविज्म जो एक अननेसेसरी इंटरफेरेंस कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नेंस में। इजराइल से हमें ये लेसन लेने की जरूरत है। और हमारे यहाँ चूंकि डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है उसका डिक्टेटर बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो। हाँ, ओपोजिशन वाले तो हमेशा ही कहेंगे, जो प्रेस वाले हैं वो हमेशा ही कहेंगे कि नहीं, ये जो अभी मोदी जी बैठे हैं, ही इज एज गुड एज ए डिक्टेटर। बट द फैक्ट रिमेन्स कि जब कोई डिक्टेटर बनता है तो आप उसको ये भी नहीं बता पाते कि वो डिक्टेटर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप उसको बताएंगे कि वो डिक्टेटर की तरह काम कर रहा है तो उससे पहले आपको डर लगेगा। I don't think that is the situation what we see on Twitter or social media on in all in parliament. Yes, one thing is very clear. Any prime minister can be very very popular. Obviously, जो judiciary है वो elected representatives को या executive को replace नहीं कर सकती. I think this point has to be noted. What Mrs. Indira Gandhi said in the context of India is absolutely relevant as on now. And what Netanyahu is doing in Israel is absolutely perfect, and I am sure he is doing it in national interest. Thank you so much for watching. I will see you in next video. Thank you. Please like, share, and subscribe.